नमस्कार। न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। समाजवाद के गढ़ को लेकर संग्राम मच गया है। एक गढ़ को तोड़ने की कोशिश में जुटा है तो दूसरा उसे बचाने की कोशिश में। ताबड़तोड़ दौरा कर रहे सीएम योगी ने जनता को समाजवाद की परिभाषा बताई और समझाया कि एक ही परिवार में समाजवाद के कई ब्रांड दिख जाएंगे, जहां अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल का अलग अलग ब्रांड है समाजवाद का। सीएम ने बताया कि हारते समय समाजवादी क्या क्या करते हैं। हालांकि अखिलेश ने भी योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए बताया कि यह हार की खिसियाहट है। अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे समाजवाद के ब्रांड पर घमासान को लेकर, लेकिन पहले न्यूज स्टेट के सवाल, सबसे अहम सवाल की समाजवाद को लेकर आखिर मैनपुरी में बवाल क्यों मचा है। गढ़ में चुनौती का क्या सामना अखिलेश कर पाएंगे। समाजवाद के गढ़ में आखिर रामराज की कल्पना क्यों की जा रही, कितनी कल्पना कामयाब हो पाएगी और क्या फिर दोहराई जाएगी कन्नौज की कहानी। चुनाव में क्यों गंदी हो जाती है नेताओं की जुबान। लगातार चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं के बयान भी उसी तरह से और बिगड़ते चले जा रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में उपचुनाव में प्रचार के लिए अब एक ही दिन बचा है और एक दूसरे को घेरने के लिए तरकशों से तीर निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी ने रामपुर और मैनपुरी में जनसभाएं कर समाजवादियों को घेरा तो मुरादाबाद के कार्यक्रम में समाजवादियों की परिभाषा ही बता डाली। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। सीएम योगी ने समझाया कि जब समाजवादी हारने लगते हैं तो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और डिंपल को आगे कर देते हैं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना। योगी ने कहा कि अब मैनपुरी की जनता को समाजवाद नहीं बल्कि राम राज्य चाहिए। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। वहीं मैनपुरी में सीएम के बयानों का जवाब देते हुए अखिलेश ने भी अपनी तलवार को धार दे दी। उन्होंने विरासत की बात की। हम सब इस बात के लिए खुश हैं कि नेताजी ने हमें और आपको सबको एक समाजवादी विचारधारा की विरासत दी। इससे बड़ी विरासत कोई नहीं हो सकती। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, यही खुशहाली का रास्ता, यही तरक्की का रास्ता है। सीएम योगी ने जनता को आगाह किया कि इमोशनल झांसे में मत आना, सैफई को खानदान से मुक्त होने का समय आ चुका है। टीम न्यूज स्टेट को लेकर ही चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हसन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही इज़हार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। प्रोफेसर भुवन जी, आपसे ही पहला सवाल, क्या ये लड़ाई मैनपुरी की समाजवाद बनाम राम राज्य हो चुकी है? देखिए, मैनपुरी का जो चुनाव हो रहा है केवल नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हो रहा है, क्योंकि मैनपुरी की जनता अपने समय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है और 5 दिसंबर को वो ललायित है कि कब वो अपने आखिरी श्रद्धा सुमन माननीय नेताजी को अर्पित कर पाए। ये केवल चुनाव मैनपुरी में नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव। भुवन जी, का मैनपुरी में है, कैसा माहौल लग रहा है वहां पर? और खुद मुख्यमंत्री जब लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का खिला दरक रहा है? मैं मैनपुरी में पिछले 10 दिनों से हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जो मैनपुरी का जो चुनाव है
वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है, क्योंकि जनता ललायित है अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और हमने देखा कि अभी 2 बार यहाँ पर माननीय हमारे योगी साहब का आना हुआ। जब वो पहली बार आए तो भी वोट मांगते रहे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर। न तो उन्होंने अपने नाम पर वोट मांगे, न उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के नाम पे वोट मांगे, न उन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पे वोट मांगे, न उन्होंने राम प्रकाश गुप्ता जी के नाम पर मांगे। एहसन जी बताइए, सिंह साहब, क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवाद के पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही उनका गढ़ जीता जाएगा? बीजेपी की ये रणनीति है? देखिए आयुष जी, सभी लोग जानते हैं कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तभी समाज में कोई व्यक्ति अपनी पुश्तैनी चीजों को बेचता है, अपने आत्मा को भी गिरवी रखता है, अपने स्वाभिमान को भी गिरवी रखता है। किस तरह शिवपाल जी के सामने अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के उनको मिला रहे हैं। और मैं भी मैनपुरी गया था, हमारे बड़े भाई जो भुवन जी हैं वो जान रहे होंगे कि सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि भैया अखिलेश जी का कोनो भरोसा नहीं है। नेताजी की बात कुछ और थी, वो दिल से जुड़ते थे, उनके अंदर एक इमोशन था लोगों के प्रति, और लोगों का भी इमोशन उनके प्रति था। लेकिन अखिलेश जी का इमोशन नहीं है, तो अवसरवादी आदमी है। आज देखिए शिवपाल जी से जुड़ गए, आज हम लोग के पास आ रहे हैं। इसके पहले जब वो सरकार और सत्ता में थे, जब मैनपुरी के हम लोग जाते थे तो केवल 9 रत्नों से मिलते थे, हम लोगों को तो चरवाहा समझते थे। और कुछ दिन पहले ही जब शिवपाल जी से इनकी लड़ाई चलती थी तो कहते थे ये तो शिवपाल के में के हैं। अपने मुद्दे क्या है बीजेपी के लिए? समाजवादी पार्टी कह रही थी मुलायम सिंह यादव के नाम पर आप लोग किला भेजने की तैयारी में है। अरे हम तो विकासवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह जी का नाम इसलिए ले लेते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि ये विकास पुरुष है, ये विकास के कार्य करते हैं, राष्ट्रवादी कार्य करते हैं। लोकसभा में सबके सामने कहे, अलग से नहीं कहे। और आयुष जी, आज एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, एक आज की ताजा खबर है। शाक्य समाज ने कहा जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हमारे लिए किए क्या है। शाक्य समाज कह रहा कि अगर 360 करोड़ का बुद्ध सर्किट कोई बनवा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, हमारे सम्मान की रक्षा कर रही है, हमारे विकास का कार्य कर रही है, हमें आवाज दे रही है, हमें सुरक्षा दे रही है। बुद्ध सर्किट की परिकल्पना तो पिछली सरकार में ही सोच ली गई थी, उस तरह से सर्किट बनाने की, चाहे वो कुशीनगर में डेवलपमेंट की बात हो। ये लगातार क्लेम किया जाता रहा कि एयरपोर्ट का जो खाका था पिछली सरकार में तैयार हुआ था। देखिए, सपा सोचती है और भाजपा कार्य करती है, यही अंतर है। वो बहुत कुछ सोचते हैं, वो तो भगवान राम का नाम लेने से भी डरते थे, खाका खींचते थे, वो तो कुंभ में स्नान करने से भी डरते थे। ठीक है, एहसन साहब मैं लौटूंगा आपके पास। इंद्रजीत जी, क्या ये चुनाव एक तरफ रामराज और दूसरी तरफ समाजवाद का मुद्दा है? जो सवाल मैंने भुवन जी से पूछा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पहुंच रहे हैं तो समाजवाद की ब्रांडिंग के अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का समाज अवसरवादी, शिवपाल का समाजवाद लठैत वाला, राम गोपाल का समाजवाद पूंजीवाद। देखिए आयुष भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत संदेह जितने भी संवेदनशील मामले होते हैं उसमें आपको रखा जाता है। मेरा कहना यह है कि यूपी में आदरणीय योगी जी की 6 साल की सरकार है, इनको आज पब्लिक के बीच में अपने 6 साल की उपलब्धियों को लेकर जाना चाहिए था। ये मास से कभी नखून अलग नहीं होता, चाचा कब अलग हुए, कब मिल गए, ये सब चीजें कहाँ परिवार के बीच में बोलने की जरूरत पड़ गई। परिवार लड़ता है, मिलता है, जुलता है, ये तो हर एक समाज में तो अनोखा नहीं हो रहा है। लेकिन कहना मकसद है कि 6 साल में घर में जब बर्तन बजते हैं तो पड़ोसियों की नजर तो जाती ही है। ये मौका तो समाजवादी पार्टी ने दिया। कोई बात नहीं। हाँ। मैं इसमें एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जब आदरणीय पीछे नेताजी बीमार थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक शिष्टाचार के नाते कि मैं पूरे यूपी का मुख्यमंत्री हूँ, अकेले किसी पार्टी का नहीं, नेताजी का हालचाल जानने के लिए घर गए थे, वो मुझे पता है। उससे पहले नेताजी ने सदन में जो अभी कोड करा एहसन सिंह साहब ने कि उन्होंने आगे मांगा, सदन में खड़ा होकर कहा सबकी तरक्की मांगी, इसमें मैं तो कुछ और चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि एक लंबी लाइन खींची जाएगी बीजेपी की तरह, जैसे और पार्टियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करा। नेताजी को जब सभी पार्टियों के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक अपार भीड़ के रूप में नतमस्तक होने के लिए गए थे, तो एक सीट पे अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा ना करती और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर देते तो कितना बड़ा मैसेज। तो समाजवाद में परिवारवाद का सवाल नहीं उठ जाता, फिर बीजेपी के लिए भी मुद्दा हो जाता डिफेंड करने का कि जिस परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी
लगातार चुनाव लड़ती रही है, वहां परिवारवाद के मुद्दे पर खुद बीजेपी को डिफेंड करना पड़ता है खुद पर। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। टीटू जी बहुत संक्षेप में जवाब, फिर जी के बाद में जाता हूँ। हाँ, मैं इतना आयुष भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सीट जो ये गाड़ी जा रही है, इससे क्या हार जीत का या कोई केंद्र की सरकार तो बननी नहीं है, न सरकार गिरती है, तो क्या जब सामने चीज दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री जी पता करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ठीक है, नहीं आपस में मेरी गुजारिश, आपस में मत लड़िए, बारी बारी से बात कर लेते हैं। ठीक है, एसएन जी मैं लौटूंगा। इज़हार अली जी, जब अवसरवादी वाला मुद्दा उठता है तो ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने हर चुनाव में गठबंधनों को तोड़ा है, वो मुद्दा लगातार मुखर होता है। एक तरफ अब बीजेपी के नेताओं को भी ऑफर दिया जा रहा है खुले मंच से। देखिए आयुष जी, समाजवादी की परिभाषा अगर होते तो जीते जी मर जाते, तो इसलिए समाजवादी ही इनका परिवार ही इनका लिए समाजवादी है। इनका समाजवाद बस केवल इनके परिवारवाद तक सीमित है। अब आप देखिए, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 5 तारीख तक आने तक ये देखेगा, एक तरफ राम राज होगा, एक तरफ समाजवाद होगा। लेकिन गरीबों को फ्री शिक्षा कैसे मिले, इसकी बात नहीं होगी। गरीबों को निःशुल्क इलाज कैसे मिले, इसकी बात नहीं होगी। जातिवाद जनगणना कैसे कराई जाए, इसकी बात नहीं होगी। गरीबों को फ्री राशन मिले, इसकी बात। अरे इज़हार अली साहब, आप अपने मुद्दे जुड़ा रहे हैं, वो अपने मुद्दे जुड़ रहे हैं, यही तो होगा। अब एसबीएसपी के मुद्दे न योगी जी उठा देंगे, न अखिलेश यादव उठा देंगे। आयुष जी, हम गरीबों को फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य के बारे में, तो ये समाजवाद से कैसे परे हो गया, ये राम राज्य से कैसे परे हो गया? अरे आज गरीबों की शिक्षा राम राज्य समाजवाद से अलग थोड़ी है। नहीं, हाँ, आज तो आप कोई नया नाम दे सकते हैं। नहीं, गरीबों, आज जितने भी देश इस दुनिया में जितने भी देश विकसित है, उनको जब वहाँ की सरकार ने, वहाँ की हुकूमतों ने जब फ्री स्वास्थ्य और फ्री शिक्षा दिया, तब वो आगे बढ़े। और जब, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम फ्री शिक्षा देंगे, कल ये हमसे रोजगार मांगने वाले हो जाए, और रोजगार इनके पास है नहीं। तो ये समाजवादी की बात आते हैं के लिए, उनके लिए परिवार ही समाजवाद है। अब ये साहब कह रहे थे कि इनको वहाँ खड़ा ही न करना चाहिए था मैनपुरी में, तो भाई समाजवादी भाई उनकी पत्नी लड़ ले, फिर भाई लड़ ले, उसका चाचा लड़ ले, तो फिर इस तरीके से तो फिर पूरे प्रदेश में कहीं खड़े नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये देखिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि, अरे कौन सी श्रद्धांजलि है मुलायम सिंह यादव जी को? पूरे समाज के लोग, हर वर्ग के लोग उनको मानते थे, चूंकि वो सबके बारे में सोचते थे। ठीक है, एसएन साहब, एक बड़प्पन का मौका था, शायद आप लोग चूक गए, ये इंद्रजीत जी ने कहा है। सबके बारे में उन्होंने काम किया, सबको लेकर आप लोग सीट छोड़ सकते थे। एसएन साहब, आयुष जी, श्रद्धांजलि एक श्रद्धा की बात होती है, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह महाराष्ट्र में आप लोगों ने एक सीट छोड़ी, राजनाथ जी, खबर ये थी कि शरद पवार ने बात की, तब आप लोगों ने सीट छोड़ दी। ये यूपी में भी मॉडल लागू हो सकता था। वही मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज सुनिए। हाँ, ये एक श्रद्धा का विषय होता है कि हम किस तरह से अपने श्रद्धा को प्रकट करते हैं और कैसे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। लेकिन सही बात है, अगर आप समाज के लिए कोई कार्य करेंगे, हम सहयोग करेंगे, लेकिन जब आप केवल परिवार के लिए कार्य करेंगे, हम क्यों सहयोग करेंगे? हमारे बड़े भाई ने कहा भी, आयुष जी, हम बीच में बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे चुनाव लड़ती। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पे गिना रहे थे कि शाकंभरी विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, और वो इधर पश्चिम में ही बना रहे हैं। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी है, डिफेंस कॉरिडोर है, अलीगढ़ में रैपिड रेल है, गाजियाबाद में, यहाँ पे नोएडा में इंटरनेशनल है। आप देख लीजिए, गोरखपुर में खाद का कारखाना चल रहा है, तमाम सड़कें बन रही हैं, सुरक्षा के कार्य हो रहे हैं, अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में खुल गई। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य किए हैं। हमने कुछ कार्य और भी किया है जिसको ये छूना नहीं चाहते थे आयुष जी। हमने तो काशी और मथुरा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे, काशी कॉरिडोर बन गया। अब सब भूल जाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ताकि समाज आपसे क्यों ये सवाल पूछ रहा है? ताकि समाज इसलिए पूछ रहा है कि इतने दिन तक आप रहे, आपने क्यों नहीं बुद्ध सर्किट के लिए काम किया, आपने कोई कार्य क्यों नहीं किया? और मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी वहां गया था, डॉक्टर साहब से पूछना होगा, सभी लोग कह रहे कैसे अवसरवादी आदमी है। आदरणीय मुलायम सिंह जी जीते जी चाह रहे थे कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक हो जाए। चाचा और भतीजे थे, नहीं है, और रहना चाहिए। लेकिन ये कौन आज तक शिवपाल जी को बदनाम कौन किया, शिवपाल जी को तिरस्कृत कौन किया? शिवपाल जी ही कहते हैं। ये ऐसे मुद्दे साहब आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव के बाद जो सिंपैथी की लहर उससे इतर है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग मुद्दों पर बात हो जाए ताकि सिंपैथी वाला फैक्टर खत्म हो जाए वहां। अरे कि सिंपैथी तो सबकी है भाई। हाँ। सिंपैथी सम्मान के लिए है,
स्वाभिमान के लिए जो नेताजी को धक्का मारेगा उसके लिए थोड़े ना। नेताजी क्या क्या चाहते थे मोहन जी बताइए। भाई शिपाजी को जिन लोहिया जी को आदर्श मानते हैं परिवारवाद का, तो उन्होंने दूर विरोध किया। देखिए आयुष जी, मैं बहुत गंभीरता से बताऊंगा, अभी प्रदेश और देश ने गोला का उपचुनाव देखा है, और गोला का उपचुनाव में एक पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटे को भी दर्द मिलता है। वो परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। ये देश और प्रदेश को गुमराह करने का काम करता है, और किसान तैयार है जवाब देने के लिए इनको, क्योंकि किसान की हत्या करके इनका मन नहीं भरा, उन पर फर्जी मुकदमे लगा के इनका मन नहीं भरा। अभी इनके गृह राज्य मंत्री किसानों के नेता के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि 2 कौड़ी का। क्या किसानों का नेता 2 कौड़ी का? इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे लोकतंत्र में। लेकिन किले की दीवारें दरक तो रही हैं। अखिलेश यादव ने जितनी जोर आजमाइश इस चुनाव में की, उतनी हमने नहीं देखी अपनी पत्रकारिता के छोटे से करियर में। अखिलेश यादव पैदल मार्च कर रहे हैं, अखिलेश यादव जनसभा कर रहे हैं, विधानसभा में 3 बार पहुंच गए। जसवंत नगर में 4वीं या 5वीं बार गए होंगे आज। आयुष जी, जिसे आप किला कहते हैं, लोकतंत्र में किसानों का सम्मान कर रहे हैं। 1,76,000 करोड़। ठीक है। एसएन साहब सुन लीजिए। हाँ, मैं जिसे आयुष भाई आप जिसे किला कह रहे हैं ना, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ। किला कोई लोकतंत्र में स्थान नहीं, मैं इसको विचारधारा कहता हूँ। लोहिया की विचार, चलिए वैचारिक किला कह लीजिए आप। जिस वैचारिक किले को 2.5 दशक में बीजेपी नहीं तोड़ पाई। माननीय मुलायम सिंह की विचारधारा को मैनपुरी पसंद करता था, और 8 तारीख को मेरे भाई को सिंह साहब को भी बैठा दीजिएगा, जितने अन्य पैनलिस्ट आए उनको भी बैठाइएगा। लेकिन वो पूछ रहे हैं बोन जी वो पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जो जीते जी नहीं देख पाए, उसके बाद अवसरवादिता में अखिलेश अब दिखा रहे हैं चाचा का साथ लेकर। आयुष क्लियर करना चाहता हूँ, देश का समय परिस्थिति इसके अनुसार परिस्थितियां। तो यही तो राजनीति का अवसर है, देश काल परिस्थिति। बताना चाहता हूँ, माननीय नेताजी के जाने के बाद माननीय शिवपाल जी हमारे संरक्षक और बड़े की भूमिका में है, क्योंकि अब नेताजी। ऐसा जी कुछ भी कह लीजिए, शिवपाल और अखिलेश का एक साथ आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सारे जो समीकरण को समझते हैं वो जानते हैं कि अगर शिवपाल नाराज होते, नहीं खड़े होते परिवार के साथ, तो सीधा नुकसान बीजेपी समाजवादी पार्टी को होता, फायदा बीजेपी को होता। जो देखा हमने, शिवपाल ने चुनाव लड़ा, रामगोपाल के बेटे हार गए, आपके वहां उम्मीदवार जीत जाते हैं। 19 में अभी भी हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी गीत चल रही है। भुवन जी इस गीत को सुने होंगे। अखिलेश जी के लिए गाना गाया जा रहा है, वहां की मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे कभी जानते नहीं। इनके लिए गीत चल रहा है, शिवपाल जी के लोग ही ये गीत गा रहे हैं, और कल आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। मैं भी मैनपुरी में 3-4 दिन से था, वहाँ के लोग करें तो स्वार्थ के लिए शिवपाल जी से दोस्ती की है। हम लोग तो शिवपाल जी के प्रति समर्पण का भाव रखते थे, और हम लोग को अलग कर दिए थे। नेताजी के लोग हम लोग थे। अखिलेश जी कहते थे ये नेताजी के लोग हैं, इनसे मत मिलो भाई। बताइए हम लोगों ने क्या गुनाह किया? नेताजी के आदमी थे और हम लोग से मिलते नहीं थे, रत्नों से मिलते थे। लेकिन निश्चित तौर पे एक गीत मैंने मैनपुरी में सुना है, ये विचारधारा है मुलायम की, ना ये खत्म हो पाएगी ना कभी खत्म होगी। ये गीत जरूर यहाँ की जनता की मैनपुरी के मन में। चलिए टीटू साहब, ये उपचुनाव अगर तीनों सीटों को लेकर देखा जाए तो 24 का रास्ता भी बहुत हद तक ये तय कर देंगे। अगर मैनपुरी का किला समाजवादी पार्टी बचा लेती है तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, अगर नहीं बचा पाती है तो बीजेपी के लिए चुनौतियां आसान हो जाएंगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो समीकरण जो चौधरी साहब के टाइम पर हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह के टाइम पर, उसमें एक लगातार डिक्लिनेशन देखा गया है। अजीत सिंह के टाइम पर और कम हुआ, जन के आने के टाइम और ज्यादा कम हो गया। क्या समाजवादी पार्टी का साथ उसे मजबूत कर पाएगा? वो दौर हम फिर देख पाएंगे 70-80 दशक वाला? देखिए आयुष भाई, बीजेपी भी 2 सीटों पे चली थी, और 2 सीटों पे अगर वो डिमोलाइज होकर घर बैठ जाते तो शायद आज सत्ता नहीं ले पाते। वो बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं। इस कंपैरिजन को समझिए। समय के साथ चलना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ, 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं पहले दिन क्षेत्र में, और चारों में से 3 को पता होता है कि हम 3 हारेंगे 1 जीतेंगे, तो क्या आदमी को चारों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए? चारों आदमी साम दंड वेद जितने नुक्ते होते हैं लगाए जाते हैं, और चुनाव रण जीतने की बात करी जाती है। ये मेरे एसएन सिंह साहब जो बीजेपी के हैं, क्या जितनी वहां की जनता है मैनपुरी की, क्या उन्होंने सारी बात इनके मुंह में डाल दी है कि हमको ये दर्द है?
अरे भाई, आपके पास और बहुत सारे मुद्दे हैं। 700 किसान मरे, आपने आज तक संवेदना प्रकट टीटू नहीं जी, करी। ये किसानों किसी वाला मुद्दा परिवार आप को लोग मुआवजा उठा नहीं चुके हैं। दिया। 22 में नहीं मिली सीटें, हमने देखा। खास करके कोई बात जिसे नहीं, जाटलैंड देखिए, कहा जाता था, वहां पर भी आप लोग 8 सीटों तक सीमित हो गए। देखिए आयुष जी, हमारा ये कहना ये है कि केंद्र में भी इनकी सरकार में, यूपी में भी इनकी सरकार है। इन्हें मुद्दों को लेकर पब्लिक के हित के कि आप क्या क्या एक्स्ट्रा करेंगे कि ये सीट आपको दी जाए। अगर वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे तो आपके पास क्या मुद्दे हैं, खास करके 22 के कंपैरिजन में, क्योंकि 22 के मुद्दों को लेकर आपको जनमत नहीं मिल पाया। आयुष जी, मुझे एक बात बताइए, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? लेकिन आप अपने तरीके से जनता को समझा नहीं पाए टीटू जी। लीक हो जाते, एक मिनट आयुष जी, बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। साल भर तैयारी करता है, जब तैयारी करके पेपर लौट के वापस आता है तो उसको पता लगता है उसका पेपर लीक हो गया। उनसे माँ बाप से पूछिए, फार्म खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बसों की छतों पे जाके एसएनजी में लौटता हूँ, इजहार अली के पास जाऊंगा। पेपर देने के लिए जाते हैं, वो इनकी आंख नहीं खुलती है। ठीक है, इनके असली मुद्दों में इजहार जी, क्या ये उपचुनाव 24 की लड़ाई की तस्वीर भी तय करेंगे? और अगर तय करेंगे तो उस लड़ाई में तो आपकी पार्टी है ही नहीं। 24 की लड़ाई में कहाँ दिख जाएंगे आप लोग? आपको दिखाई दे रहा है इजहार जी, इजहार जी, अभी कैसी बात है आयुष जी? अभी 95 सीटें। हाँ, टीटू जी मैं लौटता हूँ, टीटू जी मैं लौटता हूँ, कम मार्जिन से टीटू हारे जी हैं। मैं लौटता हूँ। हाँ, इजहार जी बताइए। देखिए, अब 2024 के चुनाव से पहले चूंकि ये सेमीफाइनल इसको माना जाएगा और उसके बाद फिर 24 का चुनाव है। और रही बात हमारे प्रत्याशी का, आयुष जी, देखिए रामपुर हम लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी खतौड़ी लड़ रहा है। हाँ, मैनपुरी में हमारी टेक्निकल कमी की वजह से जरूर पर्चा खारिज हुआ है और इसका आक्रोश जो हमारे साथ में जो जातियां हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ते हैं उनमें इसका आक्रोश बहुत है। आज हमारी 2 तारीख थी, आज हमारी मीटिंग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मैनपुरी फर्रुखाबाद ही थे, उस पर चर्चा हुई है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मैनपुरी पहुंचे, समाजवाद के ब्रांड को लेकर सवाल उठाया और तीनों नेताओं को लगातार घेरा भी है। लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार जमीन पर डटे हुए हैं। लड़ाई बहुत टक्कर की बताई जा रही है। जो भी हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि नेक टू नेक फाइट है और लड़ाई में कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन अब